दोस्तों, पिछली क्लास यानी लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने उत्पादन और उत्पादन के संसाधनों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की, जहां पर हमने देखा कि पूरे विश्व में जिन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, जितनी भी सारी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक था हमारा वस्तु का उत्पादन, जबकि दूसरा था सेवा का उत्पादन। जहां वस्तु का उत्पादन का संबंध कृषि क्रियाओं से होता है, जबकि सेवा का उत्पादन गैर कृषि क्रियाओं से संबंधित होता है। इसके बाद हमने उत्पादन के 4 संसाधनों के बारे में भी चर्चा कर रखी थी। सो दोस्तों, आज का ये क्लास, आज का ये सेशन, आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि कल की क्लास में जितनी भी चीज़ों पर हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, आज उनको 2 मिनट में 3 मिनट में हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, जिससे आज की यह क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। तो साथियों, कल की क्लास में, पिछली क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अर्थशास्त्र का जन्म या अर्थशास्त्र नामक कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो हमने ये देखा था कि मांग और आपूर्ति के आधार पर अर्थशास्त्र नामक कॉन्सेप्ट इस दुनिया में आया। इसके बाद हमने एक दूसरी हेडिंग भी पढ़ी थी। दूसरी हेडिंग यह थी कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। अर्थशास्त्र जहां किताबों में लिखा गया एक सिद्धांत होता है, वही अर्थव्यवस्था उस किताबों में लिखे गए सिद्धांत का वास्तविक रूप होता है। कहने का तात्पर्य है कि अर्थशास्त्र में जो सिद्धांत लिखे गए होते हैं, उसी सिद्धांत को जब हम अप्लाई करते हैं किसी क्षेत्र विशेष में, तो वह अर्थव्यवस्था कहलाती है। यही वजह है कि जब भी हम अर्थव्यवस्था नाम लेते हैं, तो अर्थव्यवस्था का नाम लेने के साथ साथ हमें उस क्षेत्र विशेष का नाम जरूर लेना पड़ता है, जहां पर वह सिद्धांत अप्लाई किए गए होते हैं, जहां पर वह सिद्धांत लागू किए गए होते हैं। जैसे हमने यह भी देखा था, समझने की कोशिश किया था, भारतीय अर्थव्यवस्था, जापानी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था आदि इस टाइप से। और इसके साथ ही साथ हमने स्वयं भारत में भी कई अर्थव्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की थी, जैसे मुंबई, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, केरल की अर्थव्यवस्था। तो राज्यों की भी अपनी अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसके बाद हमने अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर रखी थी, जो फैक्ट पर डिपेंड था। वो था कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो आप लोगों ने ही सबसे पहले इसका आंसर किया था, कौटिल्य ने, जो कि यह पुस्तक पॉलिटिकल साइंस, राजनीति के बारे में लिखी गई है। इसका अर्थशास्त्र से, मांग और आपूर्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। जबकि वही हमने देखा था कि एडम स्मिथ के द्वारा एन इंक्वायरी इनटू द केसेस करके कुछ बुक लिखी गई है, एक बुक लिखी गई थी, जो या जिससे वास्तविक रूप में अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। इसलिए एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसके बाद हमने दूसरी हेडिंग, अगली हेडिंग जो हमने पढ़ा था, वह पढ़ा उत्पादन। उत्पादन को हमने देखा कि उत्पादन को पूरे विश्व में 2 वर्गों में विभाजित करके देखा जा सकता है। पहला वस्तु का उत्पादन और दूसरा सेवा का उत्पादन। वस्तु का उत्पादन जो कि कृषि से संबंधित होता है, जबकि सेवा का उत्पादन गैर कृषि क्रियाओं से संबंधित होता है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, दर्जी या इस समय जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, ये सभी गैर कृषि क्रियाओं से संबंधित कार्य हैं। इसलिए ये सभी सेवा का उत्पादन करते हैं। वही हमने देखा था कि जो वस्तु का उत्पादन करता है, वो किसी नई चीज़ों को बनाता है। जैसे किसान वस्तु का उत्पादन करता है, गेहूँ, अनेक प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है, सब्जियों का उत्पादन करता है। इसके बाद बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो कपड़ों का या फिर और भी दूसरी चीज़ों का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो शर्ट पहने हैं, आप जो शर्ट पहने हैं, पेन, कॉपी, किताब, पेन वगैरह जो कुछ भी है, ये सभी वस्तु के उत्पादन है। जबकि सेवा के उत्पादन में कोई नई चीज़ बन करके नहीं आती है, बस कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो हम उसकी हेल्प करते हैं, वो होती है सेवा के उत्पादन से संबंधित। यहाँ तक हमने पढ़ रखा था। इसके बाद हमने ये भी देखने की और समझने की कोशिश किया था कि वस्तु और सेवा के उत्पादन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी क्षेत्र हैं जो उनके उत्पादन में लाभप्रद होती हैं या जो उनके उत्पादन में सहायक होती हैं। तो पहला था भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूंजी और चौथा मानव पूंजी था। हमने यहाँ पर सबसे पहले ये समझा था कि भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट
मानव पूंजी होता है। अर्थात इन चारों संसाधनों में मानव पूंजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन कंपैरिजन आपके 3 संसाधनों के, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता हूं कि भूमि जो संसाधन है इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इंपॉर्टेंस, लेकिन मानव पूंजी की तुलना में भूमि जो है उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम है। वो इसलिए क्योंकि ये जो 3 संसाधन हैं जैसे भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, इन तीनों का उपयोग ये तीनों अपने आप स्वयं नहीं कर सकते, जबकि मानव पूंजी जो है वह अपना उपयोग स्वयं भी कर सकता है और इन तीनों को भी उपयोग कर सकता है। इसलिए मानव पूंजी सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये आपकी एनसीईआरटी की किताब में लिखा गया है। इसके बाद हमने यहाँ तक अपना लेक्चर समाप्त किया था। सो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप पिछली वीडियोस यदि नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आज की जो क्लास होगी वह पूरी तरह से लगभग डिपेंडेंट होगी आपके पिछली क्लास यानी लेक्चर नंबर 1 पर। तो अगर आप लोगों में से जो विद्यार्थी इस वीडियोस को देख रहे हैं वे लोग अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले क्या करें, पिछली क्लास लेक्चर नंबर 1 को देखें, इसके बाद लेक्चर नंबर 2 को देखें, क्योंकि आज की ये जो क्लास है यह मेंस लेवल पर आधारित होगी, जहां पर कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करने होंगे। कल की जिन चीज़ों को हमने पढ़ा, जिन चीज़ों को हमने सीखा था, उन्हीं को जोड़ जोड़ करके आज हम एक नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और आप देख रहे हैं 3P सर की MTIS क्लासेस। साथियों, बिना देर किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, एपिसोड चल रहा है एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 9th की एपिसोड नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने सबसे पहले कुछ चीज़ों को पढ़ा था, लेकिन हमारी जो क्लास एंड हुई थी, समाप्त हुई थी, वह उत्पादन के 4 संसाधनों पर हुई थी। हम आज की क्लास यहीं से शुरू करेंगे, उत्पादन के संसाधन। उत्पादन के संसाधन से हमने कल देखा कि उत्पादन के 4 संसाधन होते हैं। पहला संसाधन जो है यह भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वायु आदि। प्रकाश भी है। दूसरा, हमने श्रम भी देख रखा था। तीसरा, हमने जो पढ़ा वह भौतिक पूंजी है। और चौथा, मानव पूंजी। याद रखें, आज की इस एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 में हम लोग खास तौर पर इन प्रथम 3 संसाधनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के। हमने यह भी समझा था कि श्रम 2 प्रकार के होते हैं, 2 भागों में इन्हें बांटा जा सकता है। पहला बौद्धिक श्रम और दूसरा शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम। फिर हमने भौतिक पूंजी को 2 वर्गों में विभाजित किया इनके उपयोग के आधार पर। पहला जो था वह अस्थायी पूंजी और दूसरा कार्यशील पूंजी। इन आधारों पर हमने इनका अध्ययन किया था। आज हम इस सेशन में यह समझने की कोशिश करेंगे कि भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, इनका अध्ययन क्यों करना चाहिए, ये हमारे लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, क्या इनका अध्ययन, क्या इनके अध्ययन के बिना, क्या इनके उपयोग में हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए या फिर नहीं बरतनी चाहिए। तो आज इसी पर हमारी जो क्लास की चर्चा होगी, इन्हीं पर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों से। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भूमि, अगर मान ले एक उदाहरण के रूप में या एक उदाहरण से हम अपनी क्लास को शुरू करें, यहाँ पर आज की जो क्लास है, तो मान लेते हैं कि ये एक
भूमि का टुकड़ा है, यह भूमि है। और इस भूमि पर जिन व्यक्तियों का एक परिवार है, उस परिवार में 5 सदस्य हैं। यानी अगर हम पेरेंट्स की, माता पिता की बात कर ले, माता पिता और फिर साथ में 5 बच्चे या 4 बच्चे, 5 बच्चे, जाहिर सी बात है मिला करके हो गए 5 2 7। ये पहले की बात थी, पहले ऐसा पहले था। लेकिन 20 वर्ष बाद इस परिवार की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं कि 20 साल बाद भूमि का टुकड़ा जो होगा इतना ही रहेगा, लेकिन माता पिता होंगे, माता पिता के साथ साथ जो बच्चे थे, अब जो बच्चों की संख्या है यानी जो सदस्यों की संख्या थी वह लगभग मान लेते हैं हम लोग कि 20 से 25 के बीच में पहुंच जाएगी। सदस्यों की संख्या 20 से 25 पहुंच गई, इतने सदस्य हो जाएंगे। और ये भूमि का टुकड़ा सेम रहा। आप ये समझते हैं, जानते भी हैं कि भूमि आज जितनी है इतनी ही 10 वर्ष बाद भी रहेगी, 15 वर्ष बाद भी रहेगी, 20 साल बाद भी रहेगी, इतनी ही भूमि रहेगी। इसमें कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर 5 बच्चे और माता पिता यानी 7 सदस्यों में जो भी गेहूं होता था या भी जो भी अनाज होते थे, जो भी फसल पैदा होती थी, उसको ये लोग साल भर जो फसल पैदा होती थी उससे इनका जीवन यापन एक वर्ष चलता था। 1 वर्ष चलता था। 1 वर्ष के बाद उनके जो भी संसाधन होते थे, खासतौर पे जो खाद्यान्न होते थे, जो फसल पैदा होती थी, वह समाप्त हो जाती थी। लेकिन अब एक बात बताइए, सब परिवार में 20 से 25 सदस्य हो गए, 7 सदस्यों में 1 वर्ष तक वह खर्च चल पाता था। अब आज 20 से 25 सदस्य हो गए तो स्वाभाविक सी बात है अब खर्च चलना मुश्किल हो जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे कि अब क्या है, खर्च यानी फसल उत्पादन से 1 वर्ष गुजारा नहीं होगा। कब? यदि उतना ही फसल जितना पहले उगता था, उत्पादन होता था, उतना ही उत्पादन अब भी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। यहाँ पर हमने पहले लिख रखा है तो यहाँ पर हम इसको मान लें अब या वर्तमान में। तो एक बात बताइएगा, क्या इतना उत्पादन हो जाएगा जितना पहले होता था? या जितना पहले होता था मान लेते हैं उतना भी उत्पादन हुआ या थोड़ा सा और बढ़ गया, तो क्या इनकी पूरे वर्ष की गुजारा इतने ही अनाज से हो सकता है? स्वाभाविक सी बात है अब नहीं हो सकता, क्योंकि परिवार के सदस्यों की संख्या लगभग 2 से 3 गुना बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अब व्यक्ति क्या करेगा, किसान क्या करते हैं? स्वाभाविक सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएंगे। निश्चित रूप से अब कुछ वो वैकल्पिक व्यवस्था अपनाएंगे। उत्पादन बढ़ाने के लिए वो कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था बढ़ाएंगे। अगर वो यहाँ से बच्चों को हटा भी देते हैं, बच्चों को परिवार से निकाल भी देते हैं, तब भी उनके हिस्से की जो ज़मीन होगी, जो भूमि होगी, वो उन्हें देना पड़ेगा। तो ये कोई विकल्प नहीं है। आप लोगों में से कई लोग ये कह सकते हैं कि सर क्या करना, यहाँ पर जो 20 बच्चे हैं, 20 सदस्य हो गए या 25 सदस्य हैं, इन 25 सदस्यों में से सभी को उनकी भूमि दे दी जाए। एक बात बताइए कि चाहे अगर हम इनकी भूमि इन्हें दे भी देते हैं तब भी उत्पादन इतना नहीं हो पाएगा कि ये अपना 1 वर्ष तक गुजारा कर सके। इसके लिए अब इन्हें कुछ और विकल्प की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ और विकल्प तलाश करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पर समझने वाले हैं, इसी मुद्दे को समझने वाले हैं कि आखिर वो कौन कौन से विकल्प होंगे जिनकी तलाश करके ये अपने 1 साल के गुजारे के लिए अनाज को पैदा कर सके।
सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ हम बुरे प्रभाव यानी नकारात्मक प्रभाव को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इतनी कहानी तो आपको समझ में आ गई है कि बच्चे पहले या सदस्य जो थे वो 7 थे। आज सदस्यों की संख्या 20 से 25 हो चुकी है, और जब सदस्यों की संख्या 20 से 25 हो चुकी है तो ऐसे में इसमें जो भी सदस्य हैं इनका गुजारा करना उतने ही अनाज से पॉसिबल या संभव नहीं होगा। इसके लिए इन सदस्यों को कोई और वैकल्पिक व्यवस्था करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो कौन कौन सी ये वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी हम इसको मिटा देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग लेक्चर को छोड़ेंगे नहीं बीच में, खास तौर पर वो लोग जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, वे विद्यार्थी इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे इस लेक्चर को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं उत्पादन की। किसान को या जो परिवार में सदस्य हैं उनको उत्पादन बढ़ाना है, उतने ही खेतों में से जमीन की उतनी ही भूमि का टुकड़ा है और उसी में हमें उत्पादन बढ़ाना है। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो पहला हम ये कर सकते हैं कि हम उत्पादन बढ़ाने के लिए 2 कार्यक्रमों को या 2 तरीकों को अपना सकते हैं। पहला तरीका जो है वह बहुविध फसल प्रणाली है। एक तरीका तो यह है कि हम बहुविध फसल प्रणाली के माध्यम से क्या करें, अपने अनाज का उत्पादन जो है उसको बढ़ा लें। और दूसरा तरीका और भी है, लेकिन हम सबसे पहले, अब आप लोगों में से कई लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये बहुविध फसल प्रणाली क्या है, तो इसको आप जानें। बहुविध फसल प्रणाली क्या होता है भाई? बहुविध फसल प्रणाली वह होता है कि जमीन के एक निश्चित टुकड़े पर मान लेते हैं कि ये हमारा जमीन का भूभाग है या खंड है, इतना टुकड़ा हमारे पास है, इतने जमीन के टुकड़े हमारे पास है, ये खेत है हमारे पास। तो इसी भूभाग पर एक वर्ष में अलग अलग फसलों को पैदा करके जितना हम उत्पादन कर लेते हैं उसी को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। जैसे इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं, बरसात के मौसम में हमने क्या कर दिया, ज्वार, मक्का और धान की खेती की। ठीक है, गॉट इट, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर हमने ज्वार, मक्का और धान की खेती की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल। लेकिन इसकी खेती क्या पूरे साल भर तक होती है? नहीं, हम जानते हैं 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में मैक्सिमम हम इसको क्या कर लेते हैं, इसकी उगाई कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं, और काट करके फिर हम यहाँ पर एक नई फसल को बोते हैं। तब तक एक नया मौसम भी आ जाता है, अर्थात कहने का मतलब फिर मौसम बदलता है, बरसात का मौसम समाप्त होता है, हम धान को, ज्वार को, मक्का को, इन सबको काट करके लेकर जाते हैं। और फिर इसके बाद एक दूसरा मौसम आता है, यानी वह मौसम होता है, आप कह सकते हैं अक्टूबर से अप्रैल तक का, या फिर मार्च तक, अक्टूबर से मार्च तक। तो जब ये मौसम आता है अक्टूबर से मार्च तक का, तो इस समय हम लोग यहाँ पर जो उगाते हैं, इसी भूमि पर हम लोग गेहूँ और कुछ दूसरी सब्जियों का भी उत्पादन करना शुरू कर देते हैं। देखिए, भूमि का टुकड़ा वही है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसे हम बोलते हैं रबी की फसल। कहने का तात्पर्य था कि भूमि के एक ही टुकड़े पर एक वर्ष में अलग अलग फसलों को बोकर, अलग अलग फसलों का उत्पादन करके हम जितना उत्पादित करते हैं वही है बहुविध फसल प्रणाली। तो एक तो उत्पादन बढ़ाने का तरीका यह है कि हम क्या करें, अगर परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो गई है और हम उत्पादन ज़्यादा चाहते हैं, तो हम ऐसे फसलों को बोएं जिनका उत्पादन बहुत कम समय में हो सके। एक बात बताइए, यदि आप यहाँ पर इस क्षेत्र में गन्ने की बुआई कर देंगे तो गन्ने की खेती जो है वो 2 महीने, 3 महीने में या 4 महीने से 6 महीने में कंप्लीट हो सकती है? तो पॉसिबल ही नहीं है। गन्ने की खेती जो है वह लगभग साल भर तक चलती है। इसलिए ऐसी स्थिति में यदि हम यहाँ पर गन्ने की खेती करते हैं तो इससे हम सिर्फ इसी भूमि के टुकड़े से सिर्फ एक फसल का उत्पादन कर पाएंगे, और वो जो है वो होगा गन्ना। परंतु
यदि हमने यहाँ पर धान की खेती की, गेहूं की खेती की, आलू की खेती की, चना मटर की खेती की, तो ये ऐसे फसल हैं जिनका एक ही वर्ष में तीनों चारों को हम उत्पादित कर सकते हैं। तो यह था बहुविध फसल प्रणाली। हम बहुविध फसल प्रणाली का उपयोग करके अपने क्षेत्रों में या अपने लिए अनाजों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और हमारी आजीविका जो होगी ऐसी स्थिति में बहुत बेहतर चल सकती है। तो एक तो तरीका आप ये अपना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों में से जिन लोगों को लिखना है, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों में से जिन लोगों को लिखना है कि बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है, वो लोग लिख सकते हैं। लिखे, आप लोग लिख सकते हैं एक वर्ष में, आप लोग लिख सकते हैं एक वर्ष में भूमि के सेम टुकड़े पर या उसी भूमि पर उत्पादित विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन को ही बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। एक वर्ष में भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर, एक वर्ष में भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर जितने फसलों का उत्पादन किया जाता है या विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन को ही हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, गॉट इट। दूसरा है, अब यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे कि बहुविध फसल प्रणाली का भी हम उपयोग करके अपने लोगों के लिए, अपने सदस्यों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने समाज के लिए अनाजों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब जो है, अब यहाँ पर जो 20 से 25 सदस्य हो गए थे परिवार में, थोड़ा बहुत उनको सुविधाएं या थोड़ा बहुत उनके पास अनाज की उपलब्धता ज़्यादा होगी और उनकी आजीविका और बेहतर ढंग से चल सकती है। एक तरीका और भी है जिसको हम अपना करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो दूसरे तरीकों को समझें। दूसरा तरीका है भाई, आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं। दूसरा है आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग। तो आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि विधि का प्रयोग किया जा सकता है। यह कौन सी विधि है, तो आपको बताएं, आप जानते चलें कि जैसे 1960 के दशक में या 1960 के मध्य के दशक में, 1960 के मध्य के दशक में हमारे देश में पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता था। पारंपरिक बीजों का उपयोग करके हम जो उत्पादन करते थे, पारंपरिक का मतलब जो पुराने परंपरा के अनुसार चली आ रही थी, उन्हीं फसलों का उपयोग करते थे, उन्हीं बीजों का उपयोग करते थे और उससे जो उत्पादन होता था उसके उत्पादन की क्षमता कम थी। लेकिन 1960 के दशक के अंत में, इस दशक के अंत में हमने एक नए प्रकार के बीज का प्रयोग किया, अपने खेतों में एक नए प्रकार के बीजों का प्रयोग करना शुरू किया, जिसको हमने हरित क्रांति के माध्यम से अपनाया था। हमारे देश में आप लोगों में से कई लोग अब इसके बारे में सुने होंगे, चर्चा सुन रखे होंगे और पढ़ते भी होंगे, जानते भी होंगे। हरित क्रांति को हमारे देश में अपनाया गया 1960 के दशक के अंत में। तो 1960 के दशक के अंत में हमने हरित क्रांति अपनाया और हरित क्रांति के माध्यम से अंत में हरित क्रांति अपनाया और इसके माध्यम से हमने एक नए प्रकार के बीज का उपयोग करना शुरू किया अपने खेतों में और उस बीज का नाम था, इसी क्रांति के माध्यम से हमने एक नए प्रकार के बीज का प्रयोग करना शुरू किया। उस बीज का नाम है HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी यानी अति उपज प्रजाति, हाई यील्डिंग वैरायटी। तो ध्यान में रखें, अभी हम इसको लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इस चीज़ को जानते रहें कि हमने क्या किया। हरित क्रांति के माध्यम से 1960 के दशक के अंत में, ध्यान रखिएगा, 1960 के दशक के अंत में हमने हरित क्रांति अपनाया और उसी समय हरित क्रांति के द्वारा ही हमने HYV नामक बीज का उपयोग करना शुरू किया, जो कि मॉडिफाइड बीज थे। और अब इनके उपयोग से जो उत्पादन की क्षमता थी वो अतिशय रूप से बहुत वृद्धि हुई उसमें और भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर क्षेत्र की ओर बढ़ चला।
तो आपको अगर लिखना है तो आप इसको इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए भाई, तो इसका प्रयोग करके यानी हमने यहाँ पर कुछ चार्ट बना रखा है। देखिए एक बात को ध्यान में रखें, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हम उन सब बुकों में जितने भी मैटर्स दिए गए हैं उन्हीं को पढ़ते हैं, लेकिन उनको पढ़ने के क्रम में हमें कुछ इस ढंग से या इस तरीके से पढ़ना है ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। अगर रिविज़न कर रहे हैं तो रिविज़न क्लास में भी हमें जल्दी से चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो इस तरीके से इसलिए हम क्या करते हैं, बराबर नोट्स बनाते हैं, पर डे नोट्स बनाते हैं और आपको आकर के लेक्चर्स देते हैं। ठीक है, पढ़ाते हैं एनसीईआरटी ये भाई, ठीक है, इस बात को जानते रहें। तो यहाँ पर अगर आप इसको कहना चाहेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 1960 के दशक के अंत में, दशक के अंत में हरित क्रांति के माध्यम से भाई, हरित क्रांति के माध्यम से, हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति के माध्यम से हमने क्या कर दिया, HYV बीज को अपनाया था। HYV बीज को अपनाया। HYV बीज का मतलब होता है, आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं, हाई, HIGH, हाई एल्डिंग, YIELDING, हाई एल्डिंग वैरायटी, हाई एल्डिंग वैरायटी, जिसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आप फुल फॉर्म तो हमने लिख रखा है, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, इसकी हिंदी मीनिंग लिख सकते हैं, अति उपज प्रजाति। तो ये अति उपज प्रजाति है, यानी ऐसे बीजों का उपयोग हमने करना शुरू किया जो बीज बहुत ज्यादा उत्पादन करना शुरू कर दिए फसलों का। HYV बीज जो था यह अपनाया गया सबसे पहले आपके, सबसे पहले यह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो ये हमारे सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बीजों का यानी इन बीजों का HYV बीजों का उपयोग करना प्रारंभ किया गया, शुरुआत की गई। ध्यान में रखेंगे, आप हिंदी याद ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसकी हिंदी होती है अति उपज प्रजाति। इससे बेहतर है कि आप याद कर लें HYV बीज, ठीक है। तो ये जो बीज था इसको हमने क्या करना शुरू किया, सबसे पहले जो हमारे राज्य में यानी भारत देश में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसको लोगों ने अपनाया। यहाँ पर यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब इन बीजों को अपनाया गया, इसी की वजह से आज पंजाब में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, हरियाणा में भी उत्पादन ज़्यादा होता है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उत्पादन की मात्रा बढ़ी है। लेकिन अब यहाँ तक तो हमने देख रखा इन चीज़ों को। इससे एक प्रभाव तो ये हुआ, अगर हम सकारात्मक प्रभाव की बात करें, अर्थात यहाँ हम बात करें परिणाम स्वरूप की, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर परिणाम स्वरूप भारत, याद रखें इसी तरह से लिखा जाता है, आप बता सकते हैं भाई। तो परिणाम स्वरूप भारत आत्मनिर्भर खाद्यान्न मामले में, खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हुआ। आपको बताएं कि अगर आप क्या करेंगे, इसके बाद चल करके हम जो तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें सबसे बड़ी समस्या यही थी, सबसे पहली समस्या ये थी कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र भारत में एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भूखमरी की यानी खाद्यान्न संकट की समस्या थी।
इतने जो आज हम लोग उत्पादन के मामले में आज हमारे पास गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन इतने बड़े स्तर पर हो रहा है, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले तो हम लोगों को खाने के लिए विदेशों से आयात करने पड़ते थे, परंतु आज हम लोग स्वयं के लिए भी उत्पादन कर लेते हैं और वही साथ ही साथ हम विदेशों में भी निर्यात भी कर देते हैं, विदेशों में बेच भी देते हैं, दूसरे लोगों को बेच भी देते हैं। तो वो उसका कारण क्या है? उसका कारण है HYV जो बीज हमने अपना रखे। तो इसलिए आप इसके योगदान को भूलेंगे नहीं, इस बात को आप जानते रहेंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी जल्दी लिख लिया करिए, आप रुका नहीं करेंगे, ठीक है, और समझते भी रहेंगे टॉपिक को। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप इसको कह सकते हैं कि यह सकारात्मक प्रभाव है। परिणाम स्वरूप भारत खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर बन सका या बनने की ओर अग्रसर हो सका। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है या ये कैसा प्रभाव है? अगर हम प्रभाव की बात करें तो यह सकारात्मक प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव, ये सकारात्मक प्रभाव है। तो ध्यान में रखें, जब भी हम यूपीएससी एग्जाम जो भी कंडक्ट कराती है, मेंस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें सकारात्मक प्रभाव भी हमें बताने होते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी बताने होते हैं। एक बात को और भी ध्यान में रखेंगे, इंटरव्यू जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनके इंटरव्यू देखा करिए। इंटरव्यू में क्या कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर नहीं पूछे जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तो आज ये सेकंड लेक्चर है, आप याद रखें, ये 9th क्लास की जो लेक्चर्स है NCERT 9th क्लास इकोनॉमिक्स जो है, हम इसको 8 से 10 लेक्चर में समाप्त कर लेंगे, क्योंकि एक चैप्टर पर हम 2 लेक्चर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका हो गया सकारात्मक प्रभाव, आप इस बात को याद रखेंगे। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव भी जानना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, सब DM बनेंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में स्थितियां कैसी है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट या किन किन विधियों को वहां लागू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सकारात्मक प्रभाव देख करके आप लागू कर दें, लेकिन उससे हानियां ही हो आगे चल करके। तो ऐसे दुष्चक्र से या ऐसे प्रभाव से आपको हमें बचना पड़ेगा। एक ब्यूरोक्रेट्स के अंदर ऐसी समझ नहीं होनी चाहिए, और जो ऐसे विचार रखेंगे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि ये हो गया सकारात्मक प्रभाव। अगली बात हम कर लेते हैं दूसरा। देखिए, हम इसके नकारात्मक प्रभाव को जानने की कोशिश करते हैं, इसकी चिंताओं को जानने की कोशिश करते हैं। हम यहां पर लिख सकते हैं H, हेडिंग आप बना सकते हैं HYV से, HYV बीजों से या फसलों के उत्पादन से, फसलों के उत्पादन से भूमि पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, नकारात्मक प्रभाव, इस बात को आप याद रखें। नेगेटिव प्रभाव कौन कौन से होंगे? तो कई ऐसे नेगेटिव प्रभाव होंगे। अभी तो हमने ये देखा कि खाद्यान्न की तरफ हम बढ़ चले और जो हमारे देश में भूखमरी की समस्या जैसी संकट उत्पन्न हो सकती थी, हम उससे निजात पा सके। आज यदि भारत में एक बार पूरी तरह से लॉकडाउन भी हो जाता है, आपने देखा भी कि लॉकडाउन हुआ और ऐसी स्थिति में कई लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं थे, फिर भी सरकार ने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, एक तो ये सकारात्मक प्रभाव हो गया जिससे कि गरीबों तक अनाज पहुंचना आसान हो गया, परंतु क्या इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है? अब ध्यान में रखें, अगर इस टॉपिक को आप समझें तो तीसरा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उस तीसरे चैप्टर में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। चलिए शुरू करते हैं। नकारात्मक प्रभाव की हम बात कर लेते हैं। तो हम नकारात्मक प्रभाव की बात अगर करें तो देखिए, हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए HYV बीज का उपयोग करना शुरू किया। किसका उपयोग किया भाई? HYV बीज का प्रयोग किया। HYV बीज का हमने प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही हमने इसका प्रयोग करना शुरू किया, इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया, हमने इसका प्रयोग बढ़ाया, तो इसके प्रयोग के साथ साथ
हमें रासायनिक उर्वरक एवं खाद, रासायनिक उर्वरक एवं खादों की भी आवश्यकता क्या हो गई, बढ़ गई। ध्यान में रखें, याद रखिएगा कि जब भी हम क्या करते हैं HYV बीज का उत्पादन करना इसका प्रयोग करना शुरू किया अपने खेतों में, तो रासायनिक उर्वरक एवं खादों की भी मात्रा हमें बढ़ानी पड़ी। और इसके साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ कुछ और भी समस्याओं या कुछ और भी चीज़ों का हमें प्रयोग करना, मतलब कुछ और भी चीज़ों का प्रयोग हमें बढ़ानी पड़ी। और उसको आप यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, जैसे सिंचाई की मात्रा भी हमें क्या करनी हुई, बढ़ानी पड़ी। अब एक बात बताइएगा, सिंचाई की मात्रा अगर बढ़ानी पड़ेगी तो हमारे पास बहुत से ऐसे खेत हैं, बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर नहरों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। और जब नहरों से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो हमने वहां पर क्या करना शुरू किया, हैंडपंप लगवाना शुरू कर दिया। और जब हैंडपंप लगवाना, नलकूप लगवाना शुरू कर दिया, तो नलकूपों से हमने सिंचाई की मात्रा को बढ़ाई। और जब सिंचाई की मात्रा को बढ़ाया तो इससे एक प्रभाव यह भी देखने को मिलेगा कि जो भौम जल स्तर है, यानी भूमि में जो जल है, वह क्या होगा, उसकी सतह धीरे धीरे और नीचे जाएगी। अभी हम इसके नकारात्मक प्रभाव को देखेंगे, तो ध्यान रखें, सिंचाई की मात्रा यानी नलकूपों से सिंचाई को भी बढ़ाना पड़ा, अर्थात जल अब ज्यादा देना पड़ेगा। जहां पहले 1 घंटे हैंडपंप या 1 घंटे मशीन चलाने से, 1 घंटे नलकूप चलाने से किसी क्षेत्र के खेत की सिंचाई हो जाती थी, इतनी की सिंचाई 1 घंटे से हो जाती थी। परंतु अब यहीं पर 2 से 3 घंटे मशीन चलाने पर इसकी सिंचाई हो पाती है। इसका मतलब कि अब इसी खेत को ज़्यादा जल की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अभी समझते हैं। और इसके बाद यही नहीं, बल्कि इसके साथ ही साथ मुद्रा तथा अन्य लागत भी बढ़े। चलिए समझते हैं इसको, ध्यान में रखिए भाई। अगर हमने क्या करना शुरू किया, हमने यहाँ पर देखा कि हमने जब हमारे पास खाद्यान्न संकट की समस्या बनी हुई थी आज़ादी के बाद, तो हमने आगे चल करके 1960 के दशक के अंत में HYV बीज का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसका सकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि उत्पादन के मामले में, अनाजों के उत्पादन के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन चला। और इससे उन गरीबों तक भी अनाज पहुंच सका, उन गरीबों के भी जीवन अच्छे हो सके जिन गरीबों के पास अनाज नहीं पहुंच सकता था या जो भूखमरी के शिकार हो जाते थे। परंतु अब इससे हम ये देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भूमि पर इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो ध्यान रखें, भूमि पर इसका नकारात्मक, जब हम HYV बीज का प्रयोग करना शुरू कर दिए उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो हमें रासायनिक उर्वरक और खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। हमें रासायनिक उर्वरक और खाद की हमने जब बहुत ज़्यादा प्रयोग करना शुरू किया, तो रासायनिक उर्वरक और खाद क्या होते हैं? रासायनिक उर्वरक और खाद वह पदार्थ होते हैं जो मिट्टी में यानी पानी में घुल करके ऐसे केमिकल प्रोवाइड करते हैं, ऐसे केमिकल देते हैं, ऐसे पदार्थ देते हैं जिनसे भूमि में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, भूमि में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं, वो नष्ट होना शुरू हो गए, मरना शुरू कर दिए। और यहाँ से जब हमने रासायनिक उर्वरक और खाद मिट्टी में डाला, तो वो मिट्टी में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए, बल्कि वहाँ से निकल करके कुछ दिन के बाद, कुछ वर्षों के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, वहाँ से निकल करके पानी के माध्यम से, बहाव के माध्यम से कहीं दूसरी जगह पहुँच गए। दूसरी जगह का मतलब तालाबों में, झीलों में, नदियों में पहुँच गए। और तालाबों, झीलों और नदियों में पहुँचने के कारण रासायनिक उर्वरक यानी रासायनिक पदार्थ जो थे, रासायनिक पदार्थ तालाबों, नदियों आदि
तालाबों नदियों आदि में पहुंचने शुरू हुए। अब एक बात बताइएगा, जब रासायनिक पदार्थ यानी रासायनिक केमिकल पदार्थ जो था वह यानी मिट्टी से निकल करके तालाबों नदियों और दूसरे स्रोतों तक पहुंचना शुरू हुआ, इससे एक बुरा प्रभाव यह पड़ा कि जो यहाँ पर हम लिखते हैं, इससे क्या हुआ, इससे प्रभाव यह पड़ा कि जल प्रदूषण की समस्या बढ़ गई। यही वजह है कि आज आप देखते होंगे पहले की तुलना में आज से 10 साल 5 साल 8 साल 10 साल पहले देखे तो जो तालाब थे गाँव में, उन तालाबों में जो पानी थे वे स्वच्छ थे, परंतु आज धीरे धीरे वो और किन्हीं कारणों से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, प्रदूषित होते जा रहे हैं। आज वो नहाने योग्य नहीं रह गए हैं। ठीक से, तो देखिए समस्याएं क्या क्या हो रही हैं। समस्याएं एक ये हो रही है कि मिट्टी में जो जीवाणु पाए जाते थे, जो मिट्टी को उर्वरक बनाने का कार्य करते थे, वे जीवाणु नष्ट होने लगे। वे जीवाणु क्या होने लगे भाई, नष्ट होने लगे। और साथ ही साथ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि ये जो रासायनिक पदार्थ यहाँ से थे, ये रासायनिक पदार्थ निकल करके मिट्टी से तालाबों नदियों और दूसरी जगहों पर पहुँचना शुरू कर दिए, जिससे क्या हुआ, जल प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगी। साथ ही साथ इसका एक बुरा प्रभाव और भी पड़ा, और वो इसका बुरा प्रभाव यह पड़ा कि इन कारणों से यानी जीवाणु नष्ट हुए और जल प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इन कारणों से मिट्टी की उर्वरता जो थी वो कम होना शुरू हुई। यानी मिट्टी में जो उत्पादन क्षमता थी वह अब कम होना शुरू हो गई। जब मिट्टी में जो उत्पादन क्षमता थी वह कम होना शुरू हुई, तो अब क्या करा, किसान जो थे, किसानों ने फिर से उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए और ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग करना शुरू कर दिए। जब इसी तरह से और ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए हम और रासायनिक खादों का उपयोग करना शुरू करेंगे, तो मिट्टी की गुणवत्ता जो होगी, मिट्टी की उत्पादन करने की जो क्षमता होगी, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और जब कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि मिट्टी में उत्पादन की क्षमता नहीं होगी, और जब मिट्टी में उत्पादन की क्षमता नहीं होगी तब खाद्यान्न की संकट फिर से हो सकती है, जैसा कि आज़ादी से या आज़ादी के तुरंत बाद भारत के पास थी। इसलिए यहाँ पर देखें कि इतनी सारी समस्याएं हैं। अभी हम आपको लिखा देते हैं, डिटेक्ट करा देते हैं, आप लोग बस इसको देख लें। इसको आप चित्र खींच सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इनका उपयोग करने से, रासायनिक उर्वरक का उपयोग और खाद का उपयोग करने से जीवाणु जो मिट्टी में पाए जाते थे वे नष्ट हुए, और रासायनिक पदार्थ जो मिट्टी में डाले गए वे ज़्यादा दिन तक केमिकल रह नहीं पाए मिट्टी में, और वहाँ से निकल करके तालाबों नदियों आदि जगहों पर पहुँचना शुरू हुए, जिससे जल प्रदूषण की समस्या भी बढ़ने लगी। साथ ही साथ इन वजहों से मिट्टी की उर्वरता भी कम हुई। गॉट इट, ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो ये टॉपिक है यानी सिंचाई नलकूपों की बात अगर हम करें, तो सिंचाई के लिए पहले क्या था, पहले कम जल देना पड़ता था, पहले सिंचाई की मात्रा जो होती थी, पानी कम देना पड़ता था फसलों को। परंतु अब जब हमने HYV बीजों का प्रयोग करना शुरू किया अपने खेतों में, तब से हमें सिंचाई की मात्रा को बढ़ानी पड़ी। जहां पर हम पानी पहले 1 घंटे तक देते थे, 1 घंटे देने के बाद सिंचाई हो जाती थी उस पूरे फील्ड में, अब वही सिंचाई के लिए हमें 2 घंटे या 3 घंटे पानी मशीन को चलाना पड़ता था, 3 घंटे तक पानी को वहां पर भेजना पड़ता था, प्रोवाइड कराना पड़ता था। इससे क्या हुआ, यानी नलकूपों से अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इससे होगा क्या, इससे जो भौम जल स्तर होगा, भौम जल स्तर जो होगा, यानी भूमि में जो जल पाया जाता है उसका स्तर धीरे धीरे कम होगा, अर्थात वो नीचे चला जाएगा। और जब भौम जल का स्तर नीचे होगा तो बताइए, यहाँ पर इस समय यही सबसे बड़ी समस्या है कि शहर में अगर हम देखते हैं तो कई शहरों में ऐसे होते हैं जो पानी की, गर्मी के मौसम में पानी की समस्या बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है। सिर्फ गर्मी के ही मौसम में नहीं बल्कि दूसरे मौसमों में भी पानी की समस्या बनी हुई है आज तक। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो भौम जल स्तर है इसको बचाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी एक चिंता का विषय है
देखिए इससे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। भूमि की हमने देखा उर्वरता क्षमता जो है यह भी कम हो रही है, और इसके बाद भौम जल स्तर जो है यह भी कम हो रहा है। आने वाले समय में जब हमें भौम जल एकदम नीचे पहुंच जाएगा, भौम जल में यानी भूमि में जल रहेगा ही नहीं, तो हम सिंचाई कहाँ से करेंगे, तो फिर से उत्पादन क्षमता घट जाएगी। अगली बात करते हैं। एक बात बताइएगा, आप खुद ही समझदार हैं, यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं। जैसे हमने क्या करना शुरू किया, जब हमने अब रासायनिक खाद एवं रासायनिक उर्वरक और सिंचाई का उपयोग ज़्यादा करना शुरू कर दिया। जहाँ पर पहले हम 1 घंटे तक पानी देते थे, 1 बोरी खाद डालते थे, कुछ रासायनिक पदार्थों को डालते थे, अब वहीं पर हम 2 घंटे से 4 घंटे तक जल सिंचाई करते हैं। वहीं पर रासायनिक खाद जो है पहले की अपेक्षा यानी 1 बोरी की जगह पर आज हम 2-2, 3-3 बोरियों का उपयोग करते हैं। तो इससे क्या होगा, जहाँ पर 1 बोरी को खरीदने में, 1 बोरी रासायनिक खाद को खरीदने में अगर आपसे 800 रुपये लगते थे, 800 रुपये लगते थे, तो अब यहीं पर क्या होगा, अब आपको अगर 3 बोरी खरीदना होगा तो 8 तिरिक 24 यानी 2400 रुपये आपको देने पड़ेंगे। देखिए लागत बढ़ गई कि नहीं, मुद्रा बढ़ गई कि नहीं। तो इससे क्या हुआ, रासायनिक उर्वरक और खाद तथा सिंचाई का अधिक उपयोग करने से हमारी मुद्रा और अन्य लागत जो है यह भी बढ़ गई। आज किसान को यही वजह है कि आज किसान क्या करता है, किसान बोलता है कि महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई सिर्फ इससे नहीं बढ़ती है कि सरकारें ही उस पर चालें चलती हैं, कुछ कारण ये भी होते हैं, कुछ कारण प्राकृतिक भी होते हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये याद रखें, मुद्रा तथा अन्य चीज़ों की लागत आज बढ़ गई है। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा लोग करना शुरू कर देंगे तो उस वस्तु की जो उपलब्धता होगी, उस वस्तु की आपूर्ति जो होगी वह कम होगी। ऐसी स्थिति में वह वस्तु महंगी हो जाएगी। गॉट इट, समझ पा रहे हैं। तो महंगाई का एक तो कारण ये हो गया कि हम पहले क्या करते थे, 800 में 1 बोरी डालते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 बोरी जब डालेंगे उतने ही खेत में, उतने ही फील्ड में, तब जाकर के उतना उत्पादन होगा। तो 8 तिरिक 24 यानी अब 2400 रुपये हमें खर्च करने पड़ेंगे। ये हमारी समस्याएं हैं, ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, नकारात्मक प्रभाव है। आप यहाँ पर लिख रखे हैं नकारात्मक प्रभाव। तो आपसे अगर ये कोई पूछे कि HYV बीज से आप क्या समझते हैं या आपकी दृष्टिकोण क्या है, तो आप उसके सकारात्मक पक्ष को भी बताएं और नकारात्मक पक्ष को भी बताएं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको हम बोलते हैं, आप अपना डिसीजंस आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और या फिर किसी और माध्यम से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पर दिखाएंगे, तो आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि जब HYV बीज से इतने नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं तो क्या हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन है आपके पास। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप जल्दी देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम कल की क्लास में हम इसको पढ़ेंगे तो हम ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। अगर आप लोगों में से अब जिनको डिटेक्ट करना है, कई लोगों की समस्याएं होती हैं, कई विद्यार्थियों की ये समस्याएं होती हैं कि सर आप लिखा दिया करो। तो आप लोगों में से जो लोग लिखना चाहते हैं, जो लोग लिखना चाहेंगे, हम यहाँ पर आप लोगों के लिए जस्ट ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर बोर्ड से। इसके बाद हम आपके लिए यहीं पर एक पेज लगा देंगे, आप देख लेंगे, वहाँ से आप डिटेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन इन चीज़ों को ज़रूर समझते रहिएगा, इनको आप समझ पाएंगे तो इसके बाद हम यहाँ पर जो पेज लगाएंगे, जो कुछ भी लिख करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप उसे समझ पाएंगे, अन्यथा समझ नहीं पाएंगे। तो जल्दी करिए, इनको लिखिए। यहाँ पर एक चीज़ को और ध्यान में रखेंगे कि यदि हम इनका उपयोग करते हैं तो ये जो भूमि की उर्वरता है और जो भौम जल स्तर है, ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो कम समय में नहीं बनते, इनको निर्माण होने में कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इनका उपयोग हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ऐसा कुछ कंटेंट बनेगा तो हम आपको लिख करके यहाँ पर PDF के माध्यम से यहीं पर, PDF नहीं बल्कि यहीं पर आपको दिखा देंगे और आप देख भी रहे होंगे। तो ठीक है, और साथ ही साथ अब हम आपको बताते हैं कि आप इस बात को याद रखें कि यहाँ पर भूमि और जो जल है,
भूमि और जो जल, ये दोनों ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका निर्माण कई वर्षों बाद होता है, इसलिए इनका प्रयोग करना यानी इनका प्रयोग मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप कुछ अपना सुझाव दे सकते हैं और इसके बाद हम आपको बेटर ढंग से यहाँ पर कंटेंट लिख करके दे ही दिए हैं। इसके उत्तर हम अगली वीडियोस में सबसे पहले वहाँ पर फिर से पेज लगा करके लिख करके दिखा देंगे। आप चाहेंगे तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे या फिर इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं और अब उत्पादन के दूसरे संसाधन को समझने की कोशिश करते हैं। उत्पादन का जो दूसरा संसाधन है वह हमारे पास श्रम के रूप में है। श्रम और भौतिक पूंजी, ये दो उत्पादन के दूसरे और स्रोत है, संसाधन है जिनको पर हमें चर्चा करनी है। तो साथियों हम इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं श्रम। श्रम की अगर हम बात करें तो श्रम जो है, श्रम की उपलब्धता बहुत है। वो बेशक चाहे तो बौद्धिक श्रम हो या फिर शारीरिक श्रम हो, पूरे विश्व में अगर श्रम की बात की जाए तो आप बोलेंगे लेबर की अगर बात की जाए, अगर लेबर की बात की जाती है तो लेबर की उपलब्धता आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भूमि के बाद, ध्यान रखें हम एनसीईआरटी के ही शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, अपने मन से किसी भी शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ रहे हैं इस समय। तो भूमि के बाद उत्पादन का आवश्यक संसाधन श्रम है। ठीक है, तो भूमि के बाद आवश्यक जो उत्पादन का संसाधन है वह श्रम है। और मजे की बात है कि पूरे विश्व में श्रम की उपलब्धता बहुत बड़े पैमाने पर है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अच्छा सर, अगर ये बताइए कि जब श्रम की उपलब्धता बहुत बड़े पैमाने पर है तो उत्पादन भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसकी एक बड़ी समस्या यह है, इसकी बड़ी समस्या ये है कि आप इसको इस उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि आप अपने गांव में देखिए, किसी भी गांव में देखिए, अपने ही गांव में देख लीजिए, तो आपके गांव में कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास भूमि के जो टुकड़े होंगे, कुछ लोगों के पास इतने बड़े होंगे तो कुछ लोगों के पास इतने होंगे, कुछ लोगों के पास फिर से कुछ इतने बड़े होंगे और कुछ लोगों के पास तो इतने ही होंगे और कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत कम लोग लोगों के पास भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, बहुत ज़्यादा भूमि होती है। उससे कम क्या होता है, कुछ लोगों के पास इतना होता है, कुछ लोगों के पास ये कुछ लोगों के पास है और ये कुछ लोगों के पास है। और फिर यहाँ पर अगर हम कुछ लोगों की बात करें, कुछ लोग ऐसे भी है ना जिनके पास भूमि बिल्कुल भी नहीं है, यानी भूमि ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों के पास भूमि नहीं है। ये देखिए, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा सा कम है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम है और कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल भी है ही नहीं। अब एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं कि किसी परिवार में या किसी व्यक्ति के पास 2-4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास भूमि नहीं है, तो श्रम कहाँ करेंगे? अब आप ये कर सकते हैं कि सर जा कर के दूसरे क्या कर लें। तो आज के दौर में आप ये भी देख रहे हैं कि लोग आज नए नए कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ रही है। नए नए टेक्नोलॉजी के रूप में जैसे हम इंसान मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। पहले तो जुताई के लिए एक किसान बैलों के माध्यम से खेतों की जुताई करता था, परंतु आज ट्रैक्टर के माध्यम से हम बहुत कम समय में उतने खेत को जोत लेते हैं। अगली बात अगर हम दूसरी बात करें तो पहले कटाई निराई के लिए जो कटाई थी, फसलों की कटाई के लिए भी हम मजदूरों को लगाते थे, परंतु आज बहुत सारे ऐसे यंत्र चल रहे हैं, ऐसे यंत्र समाज में आ चुके हैं, हमारे पास आ चुके हैं मार्केट में, कि जिनसे बहुत कम समय में वो मजदूर जो काम 4 दिन से 5 दिन लगाते थे, 4 से 5 दिन में करते थे, उन कामों को करने के लिए आप
मशीन का उपयोग करके एक दिन में कर सकते हैं। तो इसलिए आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो मशीनों का ही उपयोग करना अच्छा मानते हैं या मशीनों का उपयोग करना अपने लिए सुविधाजनक मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब इनके पास श्रम करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, कोई नौकरी देगा ही नहीं, कोई काम नहीं रहेगा। तो ये बेचारे अब यहाँ से क्या करेंगे, काम की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो श्रम था, श्रम तो है बहुत ज़्यादा, लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, परंतु कोई काम ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये श्रम नहीं कर पाएंगे, इनका श्रम बेकार हो जाएगा। ये एक चिंता का विषय है, एक गंभीर समस्या है। आज भारत में आप देखते हैं कि भारत में इतनी बड़ी युवा आबादी है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या की आबादी वाला देश है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भारत में तो बहुत ज़्यादा श्रम है, और जब बहुत ज़्यादा श्रम है तो उत्पादन भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी एक समस्या यह है कि आज वो चाहे पढ़े लिखे युवा हों या फिर ना पढ़े लिखे युवा हों, दोनों के पास कोई रोजगार नहीं है, दोनों के पास कोई श्रम करने के लिए कोई कार्य ही नहीं है। बहुत से अधिकांश ऐसे युवा हैं जिनके पास कोई श्रम करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो श्रम कहाँ करें। जैसे अगर एक बात करें, आप इस बात को समझ सकते हैं, आप दिल्ली, इलाहाबाद जैसे शहरों में देख सकते हैं तो कई युवा नौकरी के लिए धरना देते हुए दिखाई देते हैं, बार बार सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हैं। तो ये सब कारण क्या है? ये सब कारण ये है कि वो चाहते हैं कि हम अपने श्रम का उपयोग करें और हम उत्पादन करें ताकि हमारा जीवन जो है बेहतर ढंग से चल सके। लेकिन सरकार या फिर किसी और कारणों से या किस राजनीतिक कारणों से, आर्थिक कारणों से या किसी और कारणों से उनके पास कुछ नौकरियां या व्यवसाय उपलब्ध नहीं करा पा रही है सरकार, या उनके पास स्वयं उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उनका श्रम धीरे धीरे बेकार होता जा रहा है। तो यह एक समस्या का विषय है, एक गंभीर समस्या है। अगली बात अगर हम करें कि यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे ये देखिए कि ये कुछ लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पर थे जिनके पास यहाँ पर इसमें ये खेत है, ये खेत है, फील्ड है। इस खेत में यानी यहाँ पर जो लोग हैं इसमें अगर हम मान लें कि 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य, और जो खेत है वो एक बिस्सा है, मतलब एक लाठा है, तो उस एक लट्ठे में 5 सदस्य कब तक काम करेंगे? और इतना भी श्रम नहीं कर सकते कि वो पांचों लोग मिल करके, अगर पांचों लोग मिल करके काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उत्पादन बढ़ जाएगा। जितना उत्पादन एक व्यक्ति इसमें काम करके कर सकता है, 1 या 2 व्यक्ति जितना इस खेत में काम करके उत्पादन कर सकते हैं, जितना पैदावार कर सकते हैं, उतना ही 5 लोग भी काम करेंगे तब भी उतना ही उत्पादन होगा। लेकिन समस्या ये होगी कि यहाँ पर उत्पादन जब कम होगा तो खाने के लिए इनके पास नहीं होगा। अर्थात यहाँ भी ये कहा जा सकता है कि मजबूरी है, उनके पास संकट है, उनकी स्थितियाँ खराब है, जिसकी वजह से उनके पास कहीं और काम नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर ये लोग मतलब इस कार्य में संलग्न हैं। हम इसको दूसरे टॉपिक में, दूसरे अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे कि इनको कैसे हम बदल सके, कैसे बेहतर बना सके, इनकी इस समस्या को कैसे हम दूर कर सके। लेकिन यहाँ पर देखिए ये समस्या है या नहीं है। तो श्रम क्या है? श्रम की उपलब्धता, आप बोलेंगे कि पूरे विश्व में श्रम की उपलब्धता, अगर उपलब्धता की बात की जाए, उपलब्धता, तो उपलब्धता पर्याप्त है, पर्याप्त है। तो देखिए श्रम की उपलब्धता जो है वह पर्याप्त है, परंतु श्रम का उपयोग नहीं हो पा रहा है। श्रम का उपयोग सही डायरेक्शन में, सही क्षेत्रों में नहीं हो पा रहा है। और जब सही क्षेत्रों में, सही डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा, सही प्रयोग नहीं हो पा रहा है, श्रम बेकार होता जा रहा है धीरे धीरे, तो उत्पादन नहीं होगा। और जब उत्पादन नहीं होगा तो किसी देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी बढ़ेगी नहीं। इसलिए हमें श्रम को कहीं न कहीं उपयोग करते रहना चाहिए। तो ये सब समस्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत में ये इसकी बहुत बड़ी समस्या है, पूरे विश्व में समस्या बनी हुई है, परंतु भारत जैसे देश में श्रम को श्रम के रूप में, एक अच्छे रूप में ढालना, एक अच्छे रूप में व्यवस्थित करना, एक ताकि वो अपने श्रम का सही उपयोग कर सके, यह अभी बहुत चुनौती का विषय है सरकारों को, और साथ ही साथ देश के हर युवा और बड़े वर्गों को इस पर कार्य करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे श्रम की ये जो समस्या बनी हुई है, श्रम का उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसके उपयोग को बढ़ावा मिल सके। तो ये था श्रम की बात। अगर हम दूसरी बात कर लें यहाँ पर, और हाँ, आप लोग ये भी जानते हैं कि यदि यहाँ पर अगर हम ये कुछ व्यक्ति, यदि इस व्यक्ति के पास जाते हैं, यहाँ पर जो बड़े व्यक्ति है जिनके पास ज़्यादा खेत है, तो वो व्यक्ति
एक तो पहले नौकरी नहीं देते हैं, क्योंकि आज मशीनों से सारा काम करवा लेते हैं अपने खेतों में। अगर देते भी है तो बहुत कम मजदूरी देंगे। अगर ये बोलेंगे कि नहीं मुझे मजदूरी ज़्यादा चाहिए, तो ऐसी स्थिति में ये जो बड़े किसान हैं ये लोग इनको नौकरी देने से अपने यहाँ मना कर सकते हैं। तो एक समस्या ये है, इसका मतलब कि श्रम फिर से बेकार होता जा रहा है। तो आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। हम इसको दूसरे चैप्टर में बेहतर ढंग से समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और एक तीसरे संसाधन की बात कर लेते हैं। तीसरा संसाधन हमारे पास जो है वो भौतिक पूंजी है। भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल। अच्छा, एक बात और भी आप ध्यान में रखेंगे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो एनसीईआरटी की किताब में, एनसीईआरटी की बुक में, क्लास 9 की बुक में ये लिखा गया है, या और भी सारी बुकों में ऐसे ही लिखा गया है, मतलब एनसीईआरटी की ही सारी बुकों में ऐसे ही लिखा गया है। भौतिक पूंजी को ही हम क्या बोलते हैं, पूंजी केवल कह देते हैं। पूंजी के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। जैसे आप लोगों में से कई लोगों के नाम होंगे, रामू नाम होंगे, घर पे रामू बोलते होंगे, स्कूल में कुछ और नाम से पुकारते होंगे, स्कूल में आपको हो सकता है कि श्याम नाम से पुकारते हो। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, इस भौतिक पूंजी को लोग सिर्फ पूंजी के रूप में भी इसका नाम पुकार लेते हैं, शॉर्ट नाम पुकार लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो भौतिक पूंजी की अगर हम बात करें तो देखिए भौतिक पूंजी क्या है। भौतिक पूंजी हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए आप देखें, अभी हमने एक चर्चा किया था उत्पादन के लिए। उत्पादन के लिए अगर हम क्या करते हैं, उत्पादन बढ़ाना है तो हमें रासायनिक खादों का उपयोग, रासायनिक उर्वरक, खाद, इसके बाद हमने इनका उपयोग ज़्यादा करना होगा। फिर जल की भी बात की थी, जल का भी उपयोग ज़्यादा करना होगा। अब अगर हम क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरक और खाद का उपयोग ज़्यादा करते हैं और साथ ही साथ जल का भी उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये होगा कि इसके लिए हमें मुद्रा की ज़रूरत पड़ेगी, पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। और पिछली क्लास में हमने पूंजी देख रखा है कि मुद्रा भी क्या है, एक पूंजी है। तो ऐसी स्थिति में इनका ज़्यादा उपयोग करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमें मुद्रा की अधिक ज़रूरत पड़ेगी। अब एक बात बताइए, क्या हम सभी लोगों में से जो लोग गांव में जिनके पास भूमि नहीं है, जो बेचारे बहुत गरीब किस्म के हैं, या गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, इतनी गरीब हैं कि उनके पास इतनी बड़ी मात्रा में मुद्रा नहीं है, इतनी बड़ी मात्रा में यह संसाधन नहीं है, कैपिटल जो भौतिक पूंजी है ये इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है कि वो उसका उपयोग औरों की भांति कर सके। तो ये भी एक चैलेंजिंग है, एक समस्या है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि अब तक तो आप कंक्लूजन समझ गए होंगे। कंक्लूजन का मतलब कि देखिए, जो भौतिक पूंजी से अगर हमें निपटना है, मानव श्रम से हमें निपटना है, और भूमि और जल जैसे संकटों से अगर हमें निपटना है, यानी भूमि की उर्वरता, जल की उपलब्धता, भौम जल स्तर में मतलब जो गिरावट ना आए या बहुत कम गिरावट आए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, रासायनिक उर्वरक और जल का उपयोग कम से कम करना है, इन्हें हमें बचाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। यही वजह है कि आज वर्तमान में सरकारें क्या कर रही हैं, जैविक खादों का उपयोग करने को बढ़ावा दे रही हैं। जैविक उर्वरकों का अगर हम उपयोग करते हैं तो इससे हमारे खेतों में प्रदूषण नहीं होगा, जल प्रदूषण नहीं होगा, जो जीवाणु वगैरह थे वो नष्ट नहीं होंगे, और जब नष्ट नहीं होंगे तो उससे भूमि की उर्वरता बनी रहेगी। हमें ज़्यादा रासायनिक खादों की और ज़्यादा उर्वरकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम ज़्यादा रासायनिक खाद और ज़्यादा उर्वरक नहीं डालेंगे तो हमारे मुद्रा बच जाएंगे। ये आप उपाय दे सकते हैं, ये सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, यही वजह है कि मित्रों आपको बता दें कि अगर आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब के किसानों से अगर आप मुलाकात करते हैं तो पंजाब में आप वहां पर बात करें तो पंजाब की स्थिति ये थी कि पहले जितना उत्पादन करने के लिए, अगर हम मान लेते हैं कि 100 केजी गेहूं जो था, इसके उत्पादन में 100 रुपया खर्च आता था। कितना भाई, इसके उत्पादन में 100 रुपये खर्च होते थे। उत्पादन में 100 रुपये खर्च होते थे। कब, पहले की बात कर रहे हैं,
तो हमने ये देखा और समझने की कोशिश किया कि लेकिन आज पंजाब हरियाणा जैसे राज्य जो हैं वो रासायनिक उर्वरकों और खादों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिससे भौम जल स्तर भी कम हो रहा है, मिट्टी की उर्वरता भी कम हो रही है। इसकी वजह से अब वो पहले जितना उत्पादन 100 किलो का उत्पादन जो पहले करते थे, आज उतना ही उत्पादन करने के लिए उन्हें अब 100 रुपया खर्च नहीं करना है, बल्कि अब उनके जो खर्च हैं, खर्च लगभग हम मान लेते हैं ऐसे ही कि अब इनके खर्च जो हैं वो पहुंच चुके हैं लगभग आपके 200 या 300 रुपये पर। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज खर्च 300 रुपया हो गया, यानी अब जो खर्च है वो 300 रुपये हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पारंपरिक बीजों के साथ साथ पारंपरिक बहुविध फसल प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। सरकारों को बहुविध फसल प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ जैविक खादों का किसानों को उपयोग करना चाहिए, और जिससे कम से कम भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण होंगे, और इसकी वजह से जो हमारी मुद्रा खर्च जो बहुत ज़्यादा हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये आप सुझाव दे सकते हैं लोगों को। तो दोस्तों, आज की वीडियोस के लिए बस यही तक। आपको एक बात बता दें कि ये देखिए वीडियोस हम क्या कर रहे हैं, अभी शूट कर रहे हैं, गांव क्षेत्र से शूट कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक दौर है वीडियोस का। हो सकता है कि वीडियोस में अभी लैंग्वेज बहुत बेहतर नहीं हो, लेकिन आने वाले समय तक धीरे धीरे हो जाएंगे। आप कंटेंट को समझने की कोशिश किया करिए कि कंटेंट जो आपको बताए जा रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, समझ में आए या नहीं आ रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जरूरी ये नहीं है कि मैंने कैसे पढ़ाया या फिर मेरे चेहरे या थोपड़े कैसे, क्योंकि कैमरे के भी कुछ दोष होते हैं। कैमरे में भी कुछ मोबाइल से रिकॉर्ड करना आप समझ रहे हैं कि बहुत पास हो जाता है, और कुछ मोबाइल के जो स्क्रीन रिकॉर्डर हैं या कैमरे हैं वो मतलब अच्छे भी हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सब चीज़ों पर ना जाएं, बल्कि ये आप देखें कि जो कॉन्सेप्ट जो आपको मैटर दिया जा रहा है वो बेहतर है कि नहीं है। एक बात और आपको बताते चलें कि आप एक बात को ध्यान में रखें कि अगले 1 या 2 दिन के बाद से हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री, इतिहास की क्लास भी शुरू करने वाले हैं, जो अल्टरनेट आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। और हाँ, अगर आप इन पर जो लिखना चाहेंगे वो मैटर अभी हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करा ही दिए हैं, और फिर से हम आपको लास्ट में फिर से दिखा देते हैं। आप उनको लिख लीजिएगा, नोट कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, और आप इन चीज़ों को भी लिख लिया करिए ऐसे खींच करके। ये आपको समझने में बहुत हेल्पफुल होंगे। और तो दोस्तों, बस यही तक आज की क्लास ऑफ करते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।